तो हेलो बच्चों, ये मेरे प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सक्सेस क्लासेस। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होइएगा और आपकी पढ़ाई लिखाई भी काफ़ी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का हिस्ट्री चैप्टर, जो आपका चैप्टर 8 है, प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ चुके थे। तो बिना समय गवाए हम अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है, जो आपका पहले हम क्या करेंगे, इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न देख लेंगे, उसके बाद दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो पहले हम अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न में जो आपका पहला क्वेश्चन है कि छापाखाना, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे छापाखाना क्या है। देखिए, वह स्थान जहाँ मुद्रण यंत्र के उपयोग से, वह स्थान जहाँ मुद्रण यंत्र का मतलब होता है छपाई करने वाला यंत्र, छपाई करने वाला मुद्रण यंत्र के उपयोग से छपाई कार्य किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, छापाखाना बोला जाता है। जिस उपकरण की सहायता से वह स्थान जहाँ मुद्रण यंत्र की सहायता से छपाई की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, छापाखाना बोलते हैं। दूसरा दिया है गुंटेन वर्ग के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा आपको। तो गुंटेन वर्ग टाइप के माध्यम से मुद्रण विद्या का आविष्कारक थे। जो गुंटेन वर्ग थे, वह टाइप के माध्यम से जो मुद्रण की शुरुआत की गई थी, वह उनके द्वारा ही की गई थी। किसके द्वारा, तो गुंटेन वर्ग के द्वारा ही। वे जर्मनी के मेंज में रहने वाले थे। जर्मनी के एक मेंज शहर था, वहीं पर उनका जन्म था, वहीं पर रहने वाले थे। उन्होंने सन 1439 में प्रिंटिंग प्रेस की रचना की, जिसे एक महान आविष्कार माना जाता है। उनसे पहले गुंटेन वर्ग से पहले कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने प्रिंटिंग का आविष्कार किया था। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने वाले कौन थे, गुंटेन वर्ग थे। इनके द्वारा ही छापी गई बाइबल गुंटेन वर्ग बाइबल के नाम से जानी जाती है। इनके द्वारा जो पहली पुस्तक की छपाई की गई गुंटेन वर्ग के द्वारा, वह थी बाइबल की छपाई की गई, जिसे गुंटेन वर्ग का बाइबल भी कहा जाता है। अब बाइबल के बारे में समझते हैं कि बाइबल क्या है। बाइबल एक ईसाइयों का पवित्र धर्म ग्रंथ है। जो बाइबल है, जैसे देखिए, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ गीता हो गया, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, ठीक उसी प्रकार जो ईसाइयों का जो धार्मिक ग्रंथ है, पवित्र धार्मिक ग्रंथ, जिसका नाम क्या है, बाइबल, जिसने ईसा मसीह का वर्णन मिलता है। बाइबल में किसका मिलता है, तो ईसा मसीह का वर्णन मिलता है, जो ईसाइयों के लिए क्या है, पूज्य है। अब समझते हैं रेशम मार्ग के बारे में। किसके बारे में, रेशम मार्ग के बारे में। समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग को ही रेशम मार्ग कहा जाता है। समरकंद हो गया, पर्सिया हो गया, और सीरिया मार्ग को ही क्या कहा जाता है, रेशम मार्ग कहा जाता है। यह एक व्यापारी मार्ग था। इस मार्ग से चीन यूरोप के अन्य देशों में व्यापार किया जाता था। व्यापारिक जो रेशम मार्ग था, वह एक प्राचीन व्यापारिक मार्ग था, जिसमें कौन कौन से देश शामिल थे, समरकंद था, पर्सिया था, सीरिया था। वहां से जो रास्ता गुजरते थे उसे क्या कहा गया, रेशम मार्ग कहा गया। तो यह एक व्यापारिक मार्ग था। क्या था, व्यापारिक मार्ग। अब यंग इंडिया के बारे में समझिए कि यंग इंडिया क्या है। गांधी जी के द्वारा यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। यंग इंडिया एक प्रकार का पत्रिका है, जिसका संपादन किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, जिसके माध्यम से अपने विचारों और राष्ट्रवादी आंदोलनों का प्रचार किया। महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का नामक रचना करके अपने विचारों को प्रकट किया लोगों के सामने, और राष्ट्रवादी भावनाओं को भी क्या किया, राष्ट्रवाद का भी प्रचार प्रसार किया। अब समझते हैं मराठा के बारे में कि मराठा क्या था। बाल गंगाधर तिलक के संपादन में 1821 ईस्वी में मुंबई से अंग्रेजी भाषा में मराठा की शुरुआत हुई। अंग्रेजी भाषा में मराठा संपादक की शुरुआत हुई। इनका जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मतलब लोगों तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए लोगों ने समाचार पत्रों का संपादन करना चालू किया। उसी में से एक समाचार पत्र का नाम क्या था, मराठा था, जिसका संस्थापक कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे। चलिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में समझिए कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था। लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में, उस समय के जो वायसराय थे 1878 ईस्वी में, उनका नाम तो क्या था, लॉर्ड लीटन। तो लॉर्ड लीटन ने 1878 ईस्वी में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम के माध्यम से समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का एक प्रयास किया गया था। उसी को क्या कहा गया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि किसी समाचार पत्र को प्रकाशित करने की आज्ञा इस शर्त पर दी जाएगी कि वे ब्रिटिश राजा के विरुद्ध भड़काने वाला कोई समाचार पत्र नहीं छापेंगे।
यह अधिनियम भारतीय भाषाओं में छापने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को प्रतिबंध करता है। अब यहाँ की जो समाचार पत्र थी वह दिखाती थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया जा रहा है वह कितना शोषितपूर्ण है, कितना शोषण हो रहा है अंग्रेजों के द्वारा भारतीय लोगों का, अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है, हम राजा सही प्रकार से नहीं कर रहा है तो राजा के खिलाफ कुछ लिख दे। तो ऐसी भाषाओं को उन्होंने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया वैसे भाषाओं के समाचार पत्र पर प्रकाशित करने पर। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा कब पारित हुआ था, तो 1878 ईस्वी में। अब सर सैयद अहमद का क्या योगदान रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। अलीगढ़ जर्नल नामक पत्र के संपादक, अलीगढ़ जर्नल नामक पत्र के संपादक थे कौन, सर सैयद अहमद, जिसने राष्ट्रवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब प्रोटेस्टेंटवाद क्या है इसके बारे में समझिए। प्रोटेस्टेंटवाद का प्रवर्तक मार्टिन लूथर थे। जो प्रोटेस्टेंटवाद था उसके प्रवर्तक कौन थे, मार्टिन लूथर थे। उसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की। इससे कैथोलिक चर्च की सत्ता में लोगों का विश्वास उठने लगा और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। जो प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी वह किया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा, मार्टिन लूथर के द्वारा। अब मार्टिन लूथर का क्या योगदान रहा है इसके बारे में समझ लीजिए। मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च की आलोचना की करते हुए अपनी 95वीं स्थापना लिखकर ब्रिटेन के गिरजाघर के दरवाजे पर टांग दी गई। लूथर ने चुनौती भी दी। लूथर का लिखा हुआ, अब ध्यान से देखिए अब आगे क्या है। मार्टिन लूथर का लिखा हुआ आम लोगों में काफी लोकप्रिय हुआ और उनके नेतृत्व में प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत भी की गई। अब यह था आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न की ओर देखते हैं कि लघुत्तरीय प्रश्न में आपका क्या है। लघुत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, गुंटेनबर्ग ने मुद्रण यंत्र का विकास कैसे किया। जो छापाखाना का विकास किया गया था गुंटेनबर्ग के द्वारा वह कैसे हुआ। गुंटेनबर्ग ने अपने ज्ञान एवं अनुभव से टुकड़ों में बिखरी मुद्रण की कला के ऐतिहासिक शोध के संगठित किया। टाइपों के लिए पंच, मैट्रिक्स, मोल्ड आदि बनाने का कार्य किया। उसने हैंड प्रेस में लकड़ी के चौखटे में 2 समतल भाग लपेट एवं बेड के एक नीचे दूसरा समांतर रूप से रखा, कंपोज किया। टाइप मैटर बेड पर कस दिया एवं उस पर स्याही लगाकर एवं कागज रखकर प्लेट्स द्वारा दबाकर मुद्रण कार्य को विकसित किया। तो मुद्रण कला में सबसे अधिक अगर किसी व्यक्ति का योगदान रहा है तो वह किनका रहा है, गुंटेनबर्ग का रहा है। जैसा कि आप पहले क्वेश्चन में देख पाएंगे कितना मेहनत के द्वारा उन्होंने क्या किया था, मुद्रण कला की शुरुआत की थी। अब समझते हैं छापाखाना यूरोप में कैसे पहुंचे। यूरोप के देशों में छापाखाना कैसे पहुंचे। देखिए, लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला पर्सिया, सीरिया मार्ग, जिसको हम लोग रेशम मार्ग भी कहते हैं, उससे होकर क्या पहुंचा था, यूरोप पहुंचा था। 13वीं सदी के अंत में रोमन मशीनरी और मार्को पोलो द्वारा सर्वप्रथम ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए। 1475 में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए गए तथा वेस्टमिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। इस प्रकार छापाखाना यूरोप में पहुंचा। तो ये भी देख लिया आप लोग यूरोप में छापाखाना कैसे पहुंचा। अब तीसरा जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, इक्विजिशन से आप क्या समझते हैं, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब इसके बारे में समझिए कि इक्विजिशन क्या था, इसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए कैथोलिक चर्च में इक्विजिशन आरंभ किया गया। जो धर्म के विरुद्ध जो विचार चल रहे थे उनको दबाने के लिए क्या किया गया, इक्विजिशन की आरंभ किया गया, जिसके माध्यम से विरोधी विचारधारा के प्रकाशकों और पुस्तकों विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाया गया। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि छपाई से नए बौद्धिक माहौल का निर्माण हुआ था। आंदोलन के नए विचारों का फैलाव बड़ी तेजी से आम लोगों तक हुआ था। आंदोलन के
आम लोगों तक पहुंचा। इसे कम पढ़े लिखे लोगों को भी धर्म के अलग अलग पहलुओं से परिचित हुए। विपरीत विचार आने से कैथोलिक चर्च क्रुद्ध हो गया, जिसके कारण इक्विजिशन की शुरुआत हुई। अब क्या हुआ कि भाई जो चर्च में जो धर्मगुरु थे उनके अनुसार धर्म का पालन एक अलग तरीका था, और जो छापाखाना थे उसके बाद में जो धर्मों के बारे में अलग अलग धर्मों के बारे में लिखी कि कौन सा धर्म बढ़िया है, कौन सा धर्म खराब है, कौन सा धर्म आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा धर्म आप अपना सकते हैं। तो इसके बारे में जो उसके बारे में लिखा गया कि उनके धर्म के विरुद्ध अगर कुछ गलत लिखा गया तो उसको दबाने के लिए, उस विचारधाराओं को दबाने के लिए किसकी शुरुआत की गई थी? इक्विजिशन की शुरुआत हुई थी। अब समझते हैं चौथा आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है कि पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। पांडुलिपि क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है। भारत में छापाखाना के विकास के पहले हाथ से लेकर पांडुलिपि को तैयार करने की पुरानी परंपरा को हम लोग क्या कहते हैं? पांडुलिपि कहते हैं। भारत में जब छापाखाना का विकास नहीं होता तो क्या हुआ था कि लिख कर क्या किया जाता था? पांडुलिपि तैयार किया जाता था, उसे ही कभी कहा गया? पांडुलिपि कहा गया। पांडुलिपि काफ़ी नाजुक और महंगी होती थी। पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने के कारण यह आम जनता के पहुंच से बाहर थी। पुरानी बातों का ज्ञान अर्जन करने के लिए पांडुलिपि का उपयोग किया जाता था कि भाई पुराने समय के जो इतिहास है, जो धर्म है, उनके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी हो तो पांडुलिपि ही थे, क्योंकि उस समय तो छापाखाना था नहीं कि आप पेपर पर छपवा के किसी पुस्तक पर छपवा के पढ़ सकते हैं, तो वैसा नहीं था, लेकिन अब उपलब्ध है। अब आपका पांचवा लघु उत्तरीय प्रश्न है कि लॉर्ड लिटन राष्ट्रीय आंदोलन को गतिमान बनाया कैसे। जो लॉर्ड लिटन था, अंग्रेजी ब्रिटेन का वायसराय, उसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे गति प्रदान की, इसके बारे में समझना होगा। लॉर्ड लिटन अंग्रेजी समाचार पत्र, लॉर्ड लिटन जो उस समय के वायसराय थे, अंग्रेजी समाचार पत्र सरकार का समर्थन था, लेकिन देसी समाचार पत्र जो भारत के देसी भाषाओं में लिखे जाते थे वैसे समाचार पत्र समाजवादी नीतियों के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावनाओं को उत्पन्न किया। इसने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। क्या लागू कर दिया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया कि देखिए भाई, अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कुछ विरोध में अगर छापते हैं तो आपकी सदस्यता को कद कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, आप छापाखाना नहीं चला पाएंगे, जिससे राष्ट्रीयता की भावना पनपी और उबाल आने का काम किया। अब हम लोग समझते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, जो आपका पहला दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, मुद्रण क्रांति ने आधुनिक विश्व को कैसे प्रभावित किया। जो मुद्रण क्रांति थे उसने आधुनिक विश्व को कैसे प्राप्त किया। ध्यान से देखिए, मुद्रण क्रांति ने आम लोगों की जिंदगी ही बदल दी। आम लोगों का जुड़ाव सूचना, ज्ञान, संस्था और सत्ता से नजदीकी स्तर पर हुआ, जिसके कारण लोगों में बदलाव आया। यह सब किसके कारण हो पाया? तो मुद्रण कला का जब विकास हुआ तब। लूथर यानी मार्टिन लूथर के लेख आम लोगों में काफी लोकप्रिय हुए और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई। धर्म सुधार आंदोलन के नए विचारों का फैलाव हुआ, तीव्र गति से आम लोगों तक पहुंचा। जो मार्टिन लूथर के द्वारा जो धर्म सुधार आंदोलन चलाए गए कि कौन सा धर्म बढ़िया है, कौन सा धर्म खराब है, आपके धर्म में कौन कौन सी कुरीति है, वो कुरीतियों को दूर करके एक नए धर्म का विकास किया, तो वह लोगों तक बहुत ही काफी लोकप्रिय उनकी बातें जो थी वह लोगों में काफी लोकप्रिय हुई, और उनका प्रचार, उनकी भावनाओं का क्या हुआ, उनके विचारों का क्या हुआ, प्रचार प्रसार काफी तेजी गति से हुआ। जब मुद्रण का विकास हो गया तब छपाकर एक जगह से दूसरी जगह विचारों को पहुंचाया जाने लगा। 1820 में क्रांति के प्रगति का प्रकाश यूरोप में फैल चुका था। अब लोगों में आलोचनात्मक सवालिया विकसित हुआ कि भाई, अगर अंग्रेजी शासन सही से शासन नहीं कर पा रही है, अगर जनता का बहुत शोषण कर रही है, तो वह क्यों रहेगी भारत में। तो यह विचार लोगों के मन में क्या होने लगा, उठने लगा, आने लगा। सार्वजनिक दुनिया में सामाजिक क्रांति को जन्म दिया गया। सभी देश चाहते थे कि हम क्या हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, अपने अधीन रहे, कि न कि किसी दूसरे के अधीन काम करे, एक स्वतंत्र रूप से क्या करे, काम करे। मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप प्रगति और ज्ञानोदय का प्रकाश फैलने लगा। लोगों में निरंकुश सत्ता से लड़ने के लिए नैतिक साहस का संचार होने लगा। लोगों के अंदर ऐसी भावना जागने लगी कि भाई, हम क्या कर सकते हैं, निरंकुश व्यक्ति के खिलाफ, निरंकुश शासन के खिलाफ हम क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं,
उसका विरोध कर सकते हैं और स्वतंत्र होने के लिए क्या कर सकते हैं, लड़ाई लड़ सकते हैं। वाद विवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया गया। वाद विवाद के यहाँ कहने का मतलब है कि अगर आप हमको अगर कोई आपको आपका प्रश्न ठीक नहीं लगता है तो हम आपको पूछेंगे कि भाई यह प्रश्न आपके लिए, यह प्रश्न जो है हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसके बारे में कुछ बेहतर तरीके से बताइए कि आप होगा कि होगा तो होगा कैसे। पुराने परंपरागत मूल्यों, संस्थाओं और वायदों पर आम लोगों के बीच मूल्यांकन शुरू हो गया। धर्म और आस्था को तार्किकता की कसौटी पर कसने से मानवतावादी दृष्टिकोण विकसित हुए। इस तरह की नई सार्वजनिक दुनिया में सामाजिक क्रांति को जन्म देने का काम किसके द्वारा हुआ, तो वह मुद्रण क्रांति के फलस्वरूप हुआ। धर्म और आस्था में तार्किकता का मतलब हो गया कि हम यह नहीं कि अंधविश्वास की तरफ किसी भी चीज़ को हम स्पष्ट रूप से मान लेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कोई आदमी कहता है कि हमारा भगवान पानी पिलाए हैं तो थोड़ा सोचने वाली बात है ना कि भाई कैसे हो सकता है, थोड़ा तो सोचेगा आदमी, तो प्रश्न पूछेगा उल्टा, तो उसी को बोलते हैं तार्किकता। अब दूसरा का दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखें। 19वीं सदी में भारत में प्रेस के विकास को रेखांकित करें। तो 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ, देखिए 19वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रेस का विकास हुआ। भारतीय द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र 1816 ईस्वी में गंगाधर का साप्ताहिक बंगाल गजट है। सबसे पहली बार जो अगर समाचार पत्र किसी का प्रकाशित हुआ तो वह बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित हुआ था, जिसका नाम क्या था, बंगाल गजट। 1818 ईस्वी में ब्रिटिश व्यापारियों ने जेम्स सिल्क वर्धिम नामक पत्रकार की सेवा प्राप्त की। 1821 में बंगाल में संवाद कौमुदी तथा 1822 में पारसी में प्रकाशित मिरातुल अखबार के साथ राष्ट्रीय समाचार पत्रों का आरंभ हुआ। 1822 में ही ईस्वी में ही मुंबई में गुजराती भाषा में दैनिक मुंबई समाचार पत्र निकलने लगे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से 1830 ईस्वी में बंगदत्त की स्थापना की गई। 1831 ईस्वी में जामे मस्जिद, 1851 ईस्वी में गुफ्तार तथा अखबार सौदागर का भी आरंभ किया गया। तो कहीं ना कहीं ये सब किस में हो रही, कौन सी शताब्दी में हो रही है, 19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो रही है। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा समर्थित कई समाचार पत्र था जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया कहा गया, वह अंग्रेजों की सहायता से चलता था। 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश का प्रकाशन बांग्ला भाषा में प्रारंभ किया। मोतीलाल घोष के द्वारा भी संपादन किया गया। 1867 ईस्वी में अंग्रेजी बांग्ला साप्ताहिक के रूप में अमृत बाजार का भी महत्वपूर्ण स्थान था। 1899 ईस्वी तक अंग्रेजी मासिक हिंदुस्तान रिव्यू की भी स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं जितने भी समाचार पत्रों के प्रकाशन के लिए जो संस्थाओं का गठन किया गया, जो पत्रिकाओं का गठन किया गया, वह कहीं ना कहीं 19वीं शताब्दी में, तो 19वीं शताब्दी में मुद्रण कला का विकास काफी तेजी गति से हुआ था भारत में। अब देखते हैं भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखें कि भारतीय प्रेस की क्या विशेषता रही है। भारतीय प्रेस की विशेषताओं को लिखना है आपको। तो चलिए तीसरा दीर्घोत्तरीय प्रश्न का आप उत्तर देखते हैं। भारतीय प्रेस की विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भारतीय प्रेस थी उनकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला विशेषता देखते हैं, यह न सिर्फ राष्ट्रवाद को फैलाने का कार्य किया बल्कि ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय भावनाओं को भी एक रूप देने का काम किया। राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया और शोषण के खिलाफ लड़ने की भावना का भी विकास किया। किसने? भारतीय प्रेस ने। भारतीय भाषा में जो प्रेस की छपाई होती थी उसने। दूसरी विशेषता दिया है, यह भारत में शिक्षा को प्रोत्साहन, आर्थिक विकास एवं औद्योगिकरण तथा श्रम आंदोलन को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया। तीसरा आपका देखिए विशेषता, समाचार पत्र द्वारा न्यायिक निर्णय, मतलब जो निर्णय होना चाहिए वह न्यायपूर्ण होना चाहिए, ना कि किसी के पक्ष में हो जाए। धार्मिक और जातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन को भी बल मिला। तो यह आपका तीसरा। चौथा विशेषता देखिए, देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र के निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जो भारतीय प्रेस थी उनकी। अब देखिए चौथा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया। राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रही थी
उसको प्रेस ने कैसे बल प्रदान किया, कैसे प्रभावित किया, इसके बारे में जो क्वेश्चन है आपका है। अब समझते हैं इसका आंसर। देखिए, प्रेस ने भारतीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक हो या सांस्कृतिक सबको प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने ब्रिटिश सरकार की नीति के खिलाफ जागरूकता फैलाने का कार्य किया। तो यह किस कारण हो पाया? यह प्रेस के कारण ही हो पाया। लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा पाए लोग, ताकि वह क्रांति कर सके और बाकी लोग भी क्रांति में जुड़ सके ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 ईस्वी में। से पूर्व समाचार ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद में दिया है कथी, देश में राष्ट्रीय चेतना का प्रसार तेजी से फैलाने का कार्य प्रेस के द्वारा ही हुआ। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को फैलाने का कार्य भारतीय प्रेस के द्वारा हुआ। जो अंग्रेजों के द्वारा लागू की गई थी, जो नई शिक्षा विधि लागू की गई, उनके खिलाफ जो असंतोष जगाने का काम किया कि यह जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी नहीं है। वह कार्य किनके द्वारा किया गया था? तो वह समाचार पत्रों के माध्यम से ही हो पाया, भारतीय प्रेस द्वारा किया गया। अंग्रेजों द्वारा जो भारत का आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध भी प्रेस ने ही आवाज उठाई और लोगों तक पहुंचाई। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेख किया गया। रूस जापान युद्ध जो 1904-05 में हुआ था, जिसमें रूस की पराजय हुई, समाचार पत्र राष्ट्रवाद को बढ़ाने का काम किया कि इतना छोटा देश जापान, जो इतने बड़े देश रूस को हरा सकता है, तो हम भी अंग्रेजों से क्या कर सकते हैं? लड़ सकते हैं और क्या हो सकते हैं? स्वतंत्र हो सकते हैं। देश के राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा एवं निर्माण में प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता में महत्वपूर्ण योगदान करने का काम किनका था? वह मुद्रण कला का ही हुआ, समाचार पत्रों का ही हुआ। अब समझते हैं पांचवा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। मुद्रण यंत्र के विकास यात्रा को रेखांकित करें, यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा? जो जिस समय मुद्रा का विकास जो हुआ वह एक नहीं हो गया, उसमें भी काफी लंबा समय लगा होगा। देखिए, तो उसी के बारे में समझना है कि यह विकास कार्य का कार्यकाल कैसे, जो विकास का कार्यकाल था उस कार्यकाल के बारे में देखना है। प्राचीन काल में मानव लेखन सामग्री चट्टानों पर तथा गुफाओं पर खुदाई करता था। जो पहले अगर लिखने उखने का काम होता था वो क्या होता था? चट्टानों पर होता था, या गुफा के अंदर आदमी खोद के कुछ ना कुछ कर देता था, बना देता था। मिट्टी की टिकाऊ का उपयोग करता था। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। जो मुद्रण कला का विकास और आविष्कार का जो श्रेय, अगर श्रेय किसी देश को दिया जा सकता है तो वह किसको दिया जा सकता है? चीन को, क्योंकि सबसे पहले वहीं से प्रारंभ हुआ था। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सिंह ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। इन अक्षर मुद्रा का संयोजन कर छपाई का कार्य कर किया जाता था। बाद में इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरियन लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों के द्वारा प्रथम बार पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य कोरिया में छापी गई। 1005 ईस्वी में 10 फ्लाई, इसमें कहते होगा 1005 होगा ना, 1050 होगा, सॉरी 1050 होगा। यहाँ कितना होगा? 1050 होगा आपका। 1050 ईस्वी में टॉल्स फ्लाई लून ने कपास एवं मलमल से कागज बनाया। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला का समरकंद, पर्सिया मार्ग, यानी जिसको हम लोग रेशम मार्ग भी कहते हैं, उसका शुरुआत हुआ। व्यक्तियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 18वीं सदी के अंतिम में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए गए और 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। चलिए इसके बाद में देखते हैं
इस तरह से विकास तो भाई आगे बढ़ा है, एकाएक विकास तो नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए, जिससे सस्ती एवं मुद्रित सामग्री की मांग तेजी से बढ़ी, जिसे 1430 ईस्वी के दशक में स्टेट्स वर्ग के जोहान गुंटेनबर्ग ने पूरा किया था। तो अगर इन व्यक्तियों में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान था तो वह किनका था? गुंटेनबर्ग का रहा, जिससे तेज और सस्ती मुद्रण की तकनीक का विकास हो पाया। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन ने मुद्रण कला को इंग्लैंड लाया तथा वेस्ट मिनिस्टर कस्बे एवं उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत कब हुई? 1544 ईस्वी में हुई। यह आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में पहुंची। तो यह था आपका लास्ट त्रिभुत्तरीय प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यह जो आपने पढ़ा था, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी है। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।